गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन शॉट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्ट में स्टडी करने वाले, शॉर्ट में मींस आइडिया देने वाला हूं। ऐसा भी नहीं कि सारे डेरिवेशन हमारे सॉल्व होंगे, नहीं तो आप सोचोगे कि सारे डेरिवेशन सॉल्व होंगे। ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे लेक्चर हमने अपलोड कर लिए हैं, तो आपको डाउट होगा तो उस लेक्चर को आप वापस देख सकते हो। अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि कौन से टॉपिक किसके अंडर आ रहे हैं और इसमें शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, तो आते हैं। पहला ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट होता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। गॉस लॉ के एप्लीकेशन, तो गॉस लॉ का अगर हमें यूज करना है तो हमें 3 एप्लीकेशन स्टडी करने होते हैं। एक चार्ज स्फेरिकल शेल, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इन तीनों में गॉस लॉ का अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके 5 स्टेप होते हैं, वह आपको पता होंगे। इसके कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करो। पहले क्या फाइंड करो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज Q अपॉन L, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q अपॉन एरिया। ये दोनों दो ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूजफुल है, इसलिए मैं 2 ही लिख रहा हूं अभी यहाँ। तो एक तो लैम्बडा यूज होगा या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा या सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगा। उसके बाद हमें अप्लाई करना है सेकंड, इससे हम चार्ज फाइंड करेंगे और देन इसे पुट करेंगे गॉस लॉ में। किसमें पुट करेंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा इक्वेशन ए हो जाएगा, ये इक्वेशन ए हो जाएगा। इसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे गॉसियन सरफेस। क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस को हम विजुअलाइज करेंगे। तो जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस सरफेस के उतने सरफेस का हम गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे। एंड गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के बाद 4th स्टेप है हमारा, इस गॉसियन सरफेस पे हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ओके, डॉट प्रोडक्ट या फिर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये हमारा हम फाइंड करेंगे। इससे फाइंड होने के बाद ये इक्वेशन बी आएगा। यहां से भी फ्लक्स मिल रहा है और यहां से भी फ्लक्स मिल रहा है। जैसे ही इक्वेशन ए और बी दोनों हमें मिल जाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो 5 हमारा स्टेप, कंपेयर इक्वेशन, और इक्वेट कहते हैं, इक्वेट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों को इक्वेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये समझ में आया। हर एक केस में कॉस का वैल्यू 1 होता है, ये भी याद रखना है। हर एक केस में जब आप तीनों केस ये स्टडी करेंगे तो कॉस का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें कंसेप्ट जो है, पहला कंसेप्ट अगर हम स्टडी करते हैं वो कौन सा है कंसेप्ट? चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल मींस अगर हमने स्फेरिकल शेल ले लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, स्फेरिकल शेल ले लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, रेडियस आर, इसके सराउंडिंग में हम गॉसियन सरफेस लेते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर, वहां हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पर स्मॉल एरिया ds लेते हैं और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारा E का वैल्यू आता है। इसका भी वीडियो हमने डाला है, देख लो। ये वैल्यू हमें लाना होता है 5 स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, देन सेकेंड हमने स्टडी किया इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए तो वायर इज नथिंग बट अ सिलेंडर, सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज रखे है। तो अब यहाँ जो गॉसियन सरफेस होगा वो होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वो कैसे होगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ L होगा। इसके ऊपर भी हम स्मॉल एरिया ds लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वायर है, ये क्या है? वायर है। तो वायर पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? लैम्बडा लेते हैं, ये याद रखना है, चार्ज अपॉन लेंथ। और यहां से हम क्यू फाइंड करते हैं, लैम्बडा L।
और यहां से फिर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई इप्सिलॉन जीरो, दैट इज लैम्बडा एल बाई इप्सिलॉन जीरो, ये हम फाइंड आउट करते हैं। देन इस वैल्यू को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे फॉर्मूले के साथ, ई डॉट डी एस वाले, ई डॉट डी एस वाले, एंड देन हमें जो फॉर्मूला मिलता है ई इज इक्वल टू, याद है किसी को, किसी ने स्टडी किया है, ई इज इक्वल टू लैम्बडा 2 पाई इप्सिलॉन जीरो आर, ये वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, तीसरा हमने स्टडी किया था चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके दोनों तरफ भी चार्ज रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ फाइंड आउट करना होगा हमें। तो हमने एरिया डीएस ले लिया, इसका सिलेंडर ड्रॉ किया, ये एरिया डीएस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बाहर आएगी। तो अब यहाँ इसका एरिया होगा ए, इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, सिग्मा। एंड देन अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से मिलता है। तो ये तीन फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे, तीनों का वैल्यू हमें याद रखना है, और 5 स्टेप से हमें इसको फाइंड आउट किया था, वो 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉस लॉ के एप्लीकेशन। इन तीनों में से एक एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो इसको करके रखो अच्छे से। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमारा टाइटल क्या है बुक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी उसमें आता है, देन कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, और जीरो पोटेंशियल। ये 4 टॉपिक उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो पहला होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, मींस हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना मींस क्या फाइंड आउट करना, वर्क डन फाइंड आउट करना, और वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी आर, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ डॉट डी आर, ये वर्क डन का, और इसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी, इसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं, एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है अब हमें फर्स्ट। तो एक्सप्रेशन के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, 2 पॉइंट लिए थे हमने, पॉइंट ए और ओरिजिन लिया था, यहाँ पॉइंट यहाँ लिया था हमने ओरिजिन ओ, इस पे हमने रखा था चार्ज क्यू, और यहाँ पॉइंट लिया था बी, और थोड़ी देर में पॉइंट लिया था ए। एक था हमारा डिस्टेंस r1 पे, और दूसरा पॉइंट था हमारे डिस्टेंस r2 पे। ठीक है, r1 और r2 पे, और हमें चार्ज को मूव करना था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चार्ज को मूव करना था पॉइंट ए टू बी, मीन्स प्लस Q0 चार्ज को हमें मूव करना था ए टू बी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से, वो अपोज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देन जब ये ए टू बी मोशन हो रहा है, तब हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया था dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया था इस चार्ज को मूव करने के लिए। अब dx इतने मूव करने के लिए, या dr इतना मूव करने के लिए, dr ले लेते हैं, dx की जगह क्या लेते हैं, dr। अगर हमें dr मूव करना है, dr इतना डिस्टेंस मूव करना है, तो कितना वर्क डन लगेगा, स्मॉल वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन का वैल्यू हमें पता है, वर्क डन क्या अभी हमने फाइंड आउट किया कि वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटा दे तो देखो फोर्स रिपल्सिव है, तो ये माइनस साइन आएगा, एफ डी आर माइनस एफ डी आर, ये होगा हमारा वर्क डन। एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी।
तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो टोटल R1 से R2 आने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी? सो U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, R1 से लेके R2, R1 से लेके R2 हमें इंटीग्रेशन करना होगा F डॉट dr का, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। देन फोर्स का वैल्यू तो हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू क्या होगा, F का वैल्यू पुट करो, R1 से लेके R2 1/4πε0 प्लस Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ आर कैप भी आ जाएगा। अगर हमें वेक्टर फॉर्म को रखना है तो क्या आ जाएगा, आर कैप भी आ जाएगा। देन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू आर का हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/4πε0 एज इट इज Q0 ये आ जाएगा, एंड ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को जनरल लिखने के लिए अगर जनरल एनर्जी हमें चाहिए तो एनर्जी का वैल्यू जनरली क्या आएगा, Q0 अपॉन 4πε0, ऐसा हम लिखते हैं 1/R1। तो सिर्फ अगर इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से स्टार्ट होता है 1/∞ इज इक्वल टू 0, अगर इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम R1 से R2 की तरफ आ रहे हैं तो R1 डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। अगर वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां हमारा R1 का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, इंफिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं, 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है। तो R इतने डिस्टेंस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, एंड ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का ऑब्वियसली क्या होगा, जूल होगा, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ठीक है। और दूसरा एक यूनिट होता है, अनदर यूनिट, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये कन्वर्जन होता है, ये हमने सीखा है, ठीक है, ये हमने सीखा है। अब आते हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पे, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पे आते हैं अब, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूला का थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कि सिंगल चार्ज के लिए, तो हमें पोटेंशियल मिलता है। तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हमें क्या कहता है कि पोटेंशियल सिर्फ सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सिंगल चार्ज पे। तो अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल Q का फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/4πε0 Q1 R इंटू Q2, और हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q2 R बाय Q1। तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किसका है, चार्ज Q1 का, ये पोटेंशियल चार्ज Q2 का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 इंटू Q2, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q इंटू Q1। तो इन जनरल पोटेंशियल क्या होता है, इन जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q बाय R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। एंड पोटेंशियल इज नथिंग बट, अगर इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे तो पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये फॉर्मूला याद रखना है,
पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल वाला कंसेप्ट। अब आता है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, that is E, electric field and potential, electric potential V। ठीक है, अब देखो हम यूनिट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट चार्ज के लिए। किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं सारे फॉर्मूले। यूनिट चार्ज मींस Q0 इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिसका वैल्यू 1 यूनिट है। ऐसे चार्ज पे हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अब हम वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको x ले लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये माइनस आएगा, लेकिन फोर्स अगर हम फॉर्मूला करें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू तो 1 है तो ये चला जाएगा, इसका वैल्यू 1 है तो ये चला जाएगा। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर यूनिट चार्ज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते तो यही फॉर्मूला होगा E dx, यही फॉर्मूला क्या होगा, E dx। डिटेल में हमने इसको हमारे YouTube पे इसका लेक्चर है, डिटेल में इसका लेक्चर है। तो F की जगह हम E लिख सकते हैं अगर चार्ज, एक चार्ज 1 यूनिट होता है तो। ये समझ में आ गया। दूसरा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया कि वर्क डन, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन इस चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट, तो ये हो गया dw। तो dv इज इक्वल टू dw। अब दोनों को कंपेयर कर लो, देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन अगर हम कंपेयर करेंगे, dw का वैल्यू dv, तो dv इज इक्वल टू माइनस e dx एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx और दिस टर्म इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। देन है जीरो पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जीरो पोटेंशियल। तो जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा, जनरली जीरो पोटेंशियल हम इनफाइनाइट पे लेते हैं। तो अगर हम बहुत दूर है, चार्ज से बहुत दूर है, तो वहां पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट, या हमारी कन्वीनियंट से भी हम ले सकते हैं। लेकिन याद रखो जनरली पोटेंशियल इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो। कैसे, फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, 1/4πε0 Q अपॉन R, Q अपॉन R। तो R का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो पोटेंशियल जीरो हम कहाँ लेते हैं, इंफिनिटी पे लेता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गए सारे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन तो कर लिया, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस V का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसके लिए फाइंड आउट करना है, पॉइंट चार्ज, अगर सिंगल चार्ज होगा उसके लिए, सेकेंड डाइपोल के लिए, एंड थर्ड सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमें ये सारे फाइंड आउट करने हैं। तो पहले केस पे आते हैं अब हम। तो पहले हम किसके लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने वो पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर एक चार्ज रख दिया, अब इसकी वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा ए पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा,
कितने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे है। तो अब हम चार्ज इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं ए पॉइंट पे। कहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक यूनिट या पॉइंट चार्ज हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, या टेस्ट चार्ज हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमने ये बीच वाला रास्ता लिया है, एम से स्टार्ट किया और एन, ये डिस्टेंस कितना है dx, ये डिस्टेंस कितना है dx। तो अब और m तक का डिस्टेंस कितना है x, तो एक पॉइंट m ले लिया, x इतने डिस्टेंस है, वहां से चार्ज हम n तक मूव कर रहे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज प्लस q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम आते हैं, पहला तो फोर्स अप्लाई होगा, पहले क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0, दूसरे चार्ज का वैल्यू 1 है, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसका वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या होगा Q/x²। फोर्स यहाँ कितना अप्लाई होगा, Q/x²। सो वर्क डन क्या लिखेंगे हम, वर्क डन इज इक्वल टू -F dx, dx इतना मूव करने के लिए कितना वर्क डन लगा, -F dx। पिछली बार जैसे सॉल्व किया था वैसे ही। अब हम चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, तो इंटीग्रेशन करना होगा। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होगा हमें, इन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां तक आ रहे, आर तक आ रहे, -F dx। अब f का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, f का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी टू आर 1/4πε0 Q/x² dx, Q/x² dx। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे देन लोअर लिमिट पुट करोगे, तो इन्फिनिटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ कट जाएगा। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R, 4πε0 R। एंड दिस वर्क डन किसके लिए फाइंड किया, फॉर टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज Q0। दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। अगर टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे Q0, 1 यूनिट चार्ज को यहाँ लेके आ रहे, तो जो भी वर्क डन होगा दैट इज नथिंग बट वर्क डन, किसके लिए फाइंड किया, एक यूनिट चार्ज के लिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ में आ गया, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R। ठीक है, ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए शॉर्ट में समझ में आ गया। अब आते हैं डायपोल पे, सेकंड किस पे आते हैं, डायपोल पे। अब हमें डायपोल के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायपोल वाला डेरिवेशन बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी एक लेक्चर है। तो अब हम शॉर्ट में इसको प्रूव करेंगे कि डायपोल के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कितना होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, शॉर्ट में लिखता हूं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब हम डायपोल लेते हैं, एक चार्ज क्या होता है डायपोल का, पॉजिटिव प्लस क्यू, और एक चार्ज होता है नेगेटिव माइनस क्यू। इसको कहते हैं पॉइंट ए, इसको कहते हैं पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है 2L। कितना डिस्टेंस होता है, 2L इतना डिस्टेंस होता है। अगर हम सेंट्रल पॉइंट लेंगे, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस L होगा और ये भी डिस्टेंस L होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट C लेते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट C। तो A से इसका डिस्टेंस है R1 और B से इसका डिस्टेंस है R2, और सेंटर से इसका डिस्टेंस है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है R, सेंटर से इसका डिस्टेंस है R। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सटेंड करके यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ऐसा हमारा डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। अब थीटा के सामने वाला साइड होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस L है, तो ये होगा L साइन थीटा, और सामने वाला साइड होगा L कॉस थीटा। लग के जो साइड होगा, तो कॉस के लग के साइड होगा वो L कॉस थीटा, और सामने वाला जो साइड होगा ये L साइन थीटा। ठीक है,
तो अब इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लेंथ होगा r माइनस एल कॉस थीटा और पूरा लेंथ होगा r प्लस एल कॉस थीटा, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं, चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो V1 चार्ज 1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q अपॉन 4πε0 R1, ओके। एंड चार्ज सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 R2, ठीक है। एक प्लस चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। देन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी, सी पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज V1 प्लस V2 दैट इज 1 Q अपॉन 4πε0 कॉमन, ये होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होगा इक्वेशन 1। अब हमें 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में, और सेकंड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, सिर्फ साइन अलग अलग होते हैं। सिर्फ साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब हम 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 अपॉन R1 का वैल्यू आता है हमारा 1 अपॉन R कॉमन, 1 अपॉन R कॉमन, 1 माइनस 2L बाय R cos थीटा, ये आता है R1 का वैल्यू, और 1 अपॉन R2 का वैल्यू आता है 1 अपॉन R 1 प्लस 2L R cos थीटा, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें मिलते हैं, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, ये याद रखना है। और इसके ऊपर पावर होता है माइनस ऑफ, इसके ऊपर पावर क्या होता है, माइनस ऑफ। देन हम पावर यहाँ लेके आएंगे तो ये 2 कट जाता है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, हम ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमें v का वैल्यू मिलता है, v इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम से 2 यहाँ लेके आएंगे तो वापस एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0 2L cos थीटा, 2L cos थीटा अपॉन R, 2L cos थीटा अपॉन R, ये हमें आंसर मिलता है। सो Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L नथिंग बट P, तो यही फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 R, 4πε0 R, ठीक है। ये आ गया हमारा V का फॉर्मूला, किसके लिए, डाइपोल के लिए। किसके लिए, डाइपोल के लिए। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत इसमें स्टेप्स है, लेकिन हमने शॉर्ट में यहाँ कवर किया है, शॉर्ट में कवर किया है, इसका पूरा वीडियो आपको दिया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में किया। ये हो गया पोटेंशियल एक चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए। आप सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किसके लिए लेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, n चार्जेस के सिस्टम के लिए, n चार्जेस के सिस्टम के लिए पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो टोटल पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2 अप टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज n। तो ऐसा अगर हमने सिस्टम बना कि बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, उसकी वजह से अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आएगा। सो v इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या होगा, 1 अपॉन 4πε0 कॉमन होगा, इन ब्रैकेट q1 r1 प्लस q2 r2 प्लस q3 r3 अप टू qn rn, ये हमारा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड v इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4πε0, इसमें समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन किसके लिए, क्यू आई आर आई, क्यू आई आर आई, ठीक है। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का यूज करते हैं या नंबर ऑफ चार्जेस हम देखते हैं, बहुत सारे चार्जेस है उसके लिए पोटेंशियल इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो एक एक ही कंसेप्ट हम
एक साथ ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक साथ एक एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो हम क्या फाइंड किया, हमने v का वैल्यू फाइंड आउट किया। क्या फाइंड किया, v का वैल्यू। कितने केसेस के लिए फाइंड आउट किया, 3 केसेस के लिए फाइंड आउट किया v का वैल्यू। एक था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए v कितना आया, डायपोल के लिए v कितना आया, और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए v कितना आ गया। ये समझ में आ गया, v फाइंड आउट किया। अब उसके बाद हम आते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस सिंपल है, ये कंसेप्ट सिंपल है। ये ऐसा सरफेस होता है जिसके कोई भी पॉइंट ले लो, जिसका कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो एट एवरी पॉइंट, at every point, at every point electric potential is constant और सेम। तो कहीं भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको सेम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम लिखते हैं तो ये बेटर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, कांस्टेंट नहीं रहेंगे कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो सपोज हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ये चार्ज ले लिया, इसके सराउंडिंग में आर इतने डिस्टेंस पे अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, आर इतने डिस्टेंस पे क्या ड्रॉ किया, सर्कल, यहाँ चार्ज क्यू है आर, तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। यहाँ भी सेम वैल्यू, यहाँ भी सेम वैल्यू, हर जगह सेम वैल्यू, हर जगह वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्पेरिकल बनता है। कैसे बनता है, स्पेरिकल। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से पोटेंशियल तो सेम है, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इस पे होता है, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्वी पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। हमेशा याद रखना है, वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। पॉइंट चार्ज की वजह से स्पेरिकल होता है, अगर वायर पे चार्ज होगी तो सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ये हमें पता है, ये समझ में आ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो कितने पॉइंट दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पहले तो पोटेंशियल फाइंड आउट किया, अब वापस क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितने केसेस के लिए फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज हम एक साथ लेके आ रहे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन हम अगर हम बना रहे हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। देन सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी फील्ड है उसके अंदर एक चार्ज को लेके आ रहे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चार्ज लेके आ रहे, क्या लेके आ रहे, 2 चार्ज, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड डाइपोल, अगर डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो आते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए आते हैं, फर्स्ट केस हमारा है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। फॉर 2 पॉइंट चार्जेस क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पहला एक चार्ज में लेके आया, एक पॉइंट पे रख दिया। अब शॉर्ट में ही समझा दो, एक चार्ज लेके आया यहां रख दिया। अब इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो पहले चार्ज को लाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, मुझे वर्क डन करना पड़ा 0। वर्क डन कितना करना पड़ा, 0, क्योंकि अपोज करने वाला कोई नहीं है। किसके लिए, ये चार्ज Q1 के लिए पहला वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q1। अब जैसे ये चार्ज 1 मैंने रख दिया यहाँ, तो इसके सराउंडिंग में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल V1। क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल V1। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R। इतना पोटेंशियल ये बनाएगा, इतना पोटेंशियल ये बनाएगा। अब
इस पोटेंशियल के अंदर मैं चार्ज, सेकेंड चार्ज को लेके आता हूं। अब यहां मैं चार्ज 2 लेके आया, कितने डिस्टेंस पे, R12 इतने डिस्टेंस पे मैं यहां लेके आया। तो अब यहां आने के लिए ये मुझे अपोज करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो सेकेंड चार्ज के लिए मैं कितना वर्क डन करूंगा, वर्क डन फॉर सेकेंड चार्ज, वर्क डन फॉर वर्क डन ऑन Q2, शॉर्ट में लिखता हूं वर्क डन ऑन Q2। Q2 पे कितना वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W2 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल V1, ये अपोज करने वाला इसको चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर दिया, कितने डिस्टेंस पे चार्ज है, R12 इतने डिस्टेंस पे चार्ज है, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल। सो नाउ टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, लेकिन W1 का वैल्यू तो 0 है, सो W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये होगा हमारा वर्क डन। एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम होगा, Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हो गया दो चार्ज के सिस्टम बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, हमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमें लगेगी। अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज अब लेके आएंगे, सेकेंड केस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे सिस्टम बनेगा, तो ऑलरेडी देखो हमने 1-2 के लिए स्टडी कर लिया है। सेम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि हमने क्या स्टडी कर लिया, एक चार्ज था, यहां Q1 था और यहां Q2 आ गया है, दोनों में डिस्टेंस कितना है R12, दोनों के लिए हमने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है, दोनों के लिए वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे, यहां तीसरा चार्ज, तो इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, अब ये डिस्टेंस पे R13 और ये है R23, तो Q1 भी अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा, Q1 भी अपोज करेगा एंड Q2 भी अपोज करेगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन चार्ज Q1 और Q2 का पोटेंशियल इनटू चार्ज Q3, किसका पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू Q3 चार्ज हमें करना पड़ेगा। तो वर्क डन का वैल्यू आएगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23, इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो तीन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होगा, तो तीन सिस्टम के लिए टोटल वर्क डन होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट इज W1 का वैल्यू 0, W2 का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 R12, W3 का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23। तो अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये हो गया तीन चार्ज के सिस्टम के लिए, कितने, तीन चार्ज के सिस्टम के लिए, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल। सिमिलरली 4 चार्ज के लिए, ये 3 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए
वर्क डन कितना होगा, दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। चार चार्जेस के लिए यही कॉम्बिनेशन कैसे होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस और एक चार्ज आ गया Q1 Q4 R14, सारे कॉम्बिनेशन करने हमें। देन Q2 Q3 R23 प्लस Q3 Q2 Q4 Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34, सारे कॉम्बिनेशन आ गए, यही होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही n के लिए क्या होगा, बढ़ता जाएगा जब तक चार्ज n नहीं होते, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 अप टू Q1 Qn, एंड ऐसे ऑल पेयर हम फॉर्म कर लेंगे, सारे पेयर फॉर्म कर ले। तो फॉर n चार्जेस हमारा फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 समेशन फॉर ऑल पेयर मीन्स पेयर फॉर्म करनी है 1 2 1 3 1 4 ऑल पेयर के लिए QI QJ इंटू RIJ। लेकिन I और J का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। I अगर 1 होगा तो J 2 से स्टार्ट होगा, ये 2 होगा तो 3 से स्टार्ट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, किसके हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, अगर हम एक सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, अ पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यूनिफॉर्म लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना है, यूनिफॉर्म लेना है। मे बी दो प्लेट की वजह से बन रहा होगा, मे बी चार्जेस की वजह से बन रहा होगा, बैटरी की वजह से बन रहा होगा, उसका हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ जो सराउंडिंग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इस सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें मैं पॉइंट चार्ज को रखता हूं, ये हमारा पॉइंट चार्ज Q को रखता हूं, पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखता हूं, R इतने डिस्टेंस पे रखता हूं, कितने डिस्टेंस पे, R इतने डिस्टेंस पे इसको रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने R इतने डिस्टेंस पे इसको रख दिया। तो R इतने डिस्टेंस पे रखने के लिए कितना पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको अपोज करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट R कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस केस में मैं वर्क डन अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, सो वर्क डन फॉर अ फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल V, कितने डिस्टेंस पे, R इतने डिस्टेंस पे, ये सफिक्स नहीं है, R पोटेंशियल एट डिस्टेंस R, ये समझ में आ गया। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज में होगी। तो सिंपल, अगर Q इतना चार्ज रखा है हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज नथिंग बट Q इंटू V एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q V इंटू R। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेस हम लेके आ गए, कितने चार्जेस लेके आएंगे, 2 पॉइंट चार्जेस, तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस सराउंडिंग में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इसमें हम चार्ज Q1 लेके आए, पहले क्या लेके आए, Q1 इतना चार्ज लेके आए। तो उसको लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W1 इज इक्वल टू Q1 V1 R, Q1
V1 R इतना या V R इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, ठीक है, V R इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं, इसी सराउंडिंग में मैं कौन सा चार्ज लेके आता हूं, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, इसी में मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं V2, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये हो गया चार्ज Q1 के लिए, चार्ज Q1 के लिए। अब चार्ज Q2 के लिए सेकेंड वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करेगा, तो Q2 VR इतना वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस ये Q1 इसको अपोज करेगा, और वो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है, क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये डिस्टेंस कितना होगा R12, तो ये भी अपोज करेगा इसको, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, सो Q1 V1 ये वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, प्लस Q2 VR ये वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, और ये वर्क डन होगा किसके लिए, चार्ज 1 के खिलाफ, मींस चार्ज 1 भी अपोज कर रहा है उसके खिलाफ। दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होगी, समझ में आ गया। अब आते हैं डाइपोल को। अगर हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसके अंदर का ही टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है, इसके अंदर हमने किसको रखा है, डाइपोल को रखा है, मींस डाइपोल मींस दो चार्ज, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक नेगेटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस QE फोर्स अप्लाई होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस QE अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ होगा P डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल होगा थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या होगा डाइपोल का, थीटा। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होंगे ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, और इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, टॉर्क इज नथिंग बट P क्रॉस E, P क्रॉस E इतना टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा, और टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, इतना टॉर्क हम अप्लाई करेंगे। ये कौन अप्लाई कर रहा है टॉर्क, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर टॉर्क आया, ये घूम गया। अब इस टॉर्क को नॉर्मलाइज करने के लिए हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे, वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए हम बाहर से टॉर्क अप्लाई करेंगे और वापस यहाँ इसको लेके आएंगे। दैट एक्सटर्नल टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द दिस टॉर्क। सो अब इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज इफेक्ट, टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट we apply external field, external torque, external torque। तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू PE साइन थीटा। एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क हमने अप्लाई किया। आप एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क अप्लाई किया तो इनिशियल एंगल से उसको घुमा रहे हैं अप टू एंगल थीटा। इनिशियल एंगल थीटा 0 था, थीटा 0 से हम कहां तक लेके जा रहे हैं, उसको थीटा तक लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन हमने कितना किया, थीटा 0 से स्टार्ट किया, थीटा तक गए, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे थीटा 0 टू थीटा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा, इसमें से PE तो कांस्टेंट है। सो वर्क डन क्या होगा, PE कांस्टेंट, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 टू थीटा। अगर दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा, अपर लिमिट माइनस होगा, ये लोअर, तो कॉस थीटा 0 को मैं आगे ले लेता हूं, माइनस कॉस थीटा।
ये होगा हमारा वर्क डन, एंड दिस इज नथिंग, दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। अब डिपेंड करता है इनिशियल आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री होगा, इनिशियल एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस 90, तो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो वो वैल्यू हमें पुट करना होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो इज इक्वल टू 90, तो फॉर्मूला क्या होगा, यू पी, इसका वैल्यू जीरो आएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, और अगर थीटा जीरो का वैल्यू जीरो होगा, कॉस जीरो वन होगा, तो यही फॉर्मूला यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। तो यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले खत्म कर लिए। पहले हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले खत्म कर दिए थे, अब सारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले खत्म कर लिए एक साथ। एक पॉइंट चार्ज के लिए, दो चीज सिस्टम बनाने के लिए, एन की सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन उसी चार्ज को अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। दो चार्ज को अगर हमने रख दिया तो कितना बनेगा, और अगर डाइपोल को रख दिया तो कितना बनेगा, ये हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर से रिलेटेड, दैट इज डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले छोटा सा टॉपिक था कि हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, उसमें फ्री चार्जेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फ्री चार्जेस। और जो इंसुलेटर होता है उसमें बाउंड चार्जेस होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं इंसुलेटर, उसमें जो टाइप होता है इंसुलेटर का एक, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम सीखने वाले डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये टॉपिक आज हम सीखने वाले, ठीक है। तो पहले देखते डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इट्स अ इंसुलेट्स, ये क्या होता है, इट्स अ इंसुलेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक पे आते हैं, पहला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये होता है इंसुलेट्स। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खास क्यों है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसमें रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज एक तरफ होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और निगेटिव चार्ज एक तरफ, उसकी वजह से डाइपोल क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, डाइपोल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अगर सच सब्सटेंस placed in external electric field, कहां पे रख दिया हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज, यानी कि पोलराइजेशन हो जाता है। इसके एग्जांपल अगर देखेंगे हम, एग्जांपल है ग्लास, वाटर, माइका, रबर, प्लास्टिक, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल है, एटीसी, ये सारे मटेरियल क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। अब डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो शॉर्ट में इसको स्टडी करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट हम लिखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहेंगे हम, जिसमें ऑलरेडी पोल प्रेजेंट है, जिसमें ऑलरेडी पोल प्रेजेंट होते हैं, मींस सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइड विथ, और इट नॉट कोइंसाइड विद द
नेगेटिव सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज do not coincide with center of mass of negative charge. Okay, the center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge, then it is known as a polar dielectric. ये हमने स्टडी किया था. इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप होता है असिमेट्रिक. मीन्स पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज का क्लाउड. ये शेप कैसे होता है? असिमेट्रिक शेप होता है. ये हमने स्टडी किया है. सो इसमें डाइपोल मूवमेंट, इसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होते हैं. परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इज देयर. ओके, इसमें क्या होते हैं? परमानेंट डाइपोल इसमें प्रेजेंट होते हैं. अबाउट 10⁻23 डाइपोल इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट होते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल है HCl, देन वाटर, HCl, वाटर, ETC आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, उसमें ऑलरेडी पोल क्रिएट रहते हैं, उसे हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक. ये ऑलरेडी हमने लेक्चर इसके ऊपर हुआ है, तो शॉर्ट में हम इसको देख रहे हैं. नेक्स्ट सेकेंड है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर, the center of mass of positive charge is coincide with the center of mass of negative charge. तो जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वही नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया, तो पोल क्रिएट होंगे ही नहीं. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of mass of नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ रहे तो उसे कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. इसका शेप कैसे होता है? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक शेप इसका होता है. मींस ये पॉजिटिव और उसके सराउंडिंग में नेगेटिव का क्लाउड रहेगा. ये सिमेट्रिक शेप रहेगा. इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं रहते. ओके, डाइपोल मूवमेंट नॉट प्रेजेंट. या परमानेंट डाइपोल इसमें प्रेजेंट नहीं रहते क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाता है. ठीक है, और इसका शेप सिमेट्रिक होने वाले एग्जांपल कौन से है इसमें? बेंजीन, देन H2, ओके, देन CO2, ओके, ऑक्सीजन, ETC. ये सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है. पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया? ठीक है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब हम देखते हैं अगर पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो ये कैसे बिहेव करेगा. ओके, तो पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो देखो पहले आते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक पे. किस पे आते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक पे. फर्स्ट हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स ऑलरेडी पोल प्रेजेंट रहेंगे, इसमें. तो ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक है.
अब बहुत कम मैं डायपोल ड्रॉ करता हूँ यहाँ, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये क्या रहेंगे, रैंडमली अलाइन रहेंगे, सारे डायपोल रैंडमली अलाइन रहेंगे। और जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नॉट जीरो, मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव, इस तरह से सारे डायपोल अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से सारे डायपोल अलाइन हो जाएंगे। तो एक तरफ हमें निगेटिव सरफेस मिलेगा और एक तरफ हमें पॉजिटिव सरफेस मिलेगा, बीच वाले चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनसाइड पोलराइजिंग चार्ज आ जाएंगे, एक तरफ निगेटिव चार्ज का, एक तरफ निगेटिव चार्ज का सरफेस बनेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का सरफेस बनेगा। ये समझ में आ गया, ये हो गया पोलर के लिए। सिमिलरली फॉर नॉन पोलर, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर एक साथ रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर एक साथ रहेगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, शेप चेंज हो जाएगा और एक तरफ निगेटिव आ जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, बीच वाले चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो एक सरफेस निगेटिव बनेगा, एक सरफेस पॉजिटिव, एक साइड वाला सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड वाला सरफेस निगेटिव, राइट हैंड वाला सरफेस पॉजिटिव बनेगा। ये समझ में आ गया। सो जब, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइपोल। समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या होता है। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल अरेंज हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एक तरफ निगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमें, ये हो गया रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, नाउ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब क्या होगा, अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, उसको हमने दो प्लेट के बीच में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एक प्लेट ये दूसरा प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है प्लेट, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E0, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E0, और उस E0 में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलराइज। कैसे पोलराइज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह से ये पोलराइज हो गया। अब देखो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने से एक सरफेस क्या बनेगा हमारा, निगेटिव, ये बीच ये सरफेस क्या बनेगा, निगेटिव, ये सरफेस हमारा निगेटिव बन गया और ये सरफेस पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये सरफेस पॉजिटिव और ये सरफेस नेगेटिव। अब उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ई डैश, क्या बनेगा, ई डैश। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है, E0, और इनसाइड दूसरा अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई डैश। तो ओरिजिनल फील्ड को ये फील्ड अपोज करेगा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बचेगा कितना फील्ड, E0 माइनस ई डैश, E0 माइनस ई डैश। तो ई डैश फील्ड किसने बनाया है, पोलराइजेशन चार्ज ने, पोलराइज जो चार्ज है उसने ई डैश को बनाया है, और उसकी वजह से क्या होगा, E0 माइनस ई डैश, इतना फील्ड किसमें बनाएगा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला फील्ड कितना था, E0,
जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसकी वजह से फील्ड कितना कम होगा, E0 में से E' माइनस हो गया, तो फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये टर्म याद रखना है। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कि डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कम कर देता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बचा, E0 माइनस ई डैश। ई डैश ये डाइलेक्ट्रिक ने प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक ने फील्ड, और ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड था। तो जितना एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा, उतना डाइलेक्ट्रिक वाला फील्ड भी स्ट्रॉन्ग, तो E का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा, E का वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटर होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। किसको स्टोर करने के लिए, कैपेसिटर यूज होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर होता है दो पैरेलल प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, एक प्लेट होगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा प्लेट होगा नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, या हम लिखेंगे V1 माइनस V2, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव पोटेंशियल होगा ना, V2 निगेटिव पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज की वजह से होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज कितने Q है, तो अब कैपेसिटेंस इज गिवन बाय चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। ठीक है, कि एक चार्ज को अगर हम यहां से यहां मूव करें तो कितना वर्क डन लगेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट, वो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, सो Q बाय V इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस, ये हमें याद रखना है। समझ में आ गया। दो प्लेट है, दो प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज एक निगेटिवली चार्ज, उसमें पोटेंशियल V है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है फैरेड, क्या होता है फैरेड, और हम यूनिट यूज करते हैं माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, ये भी हम यूज करते हैं स्मॉलर यूनिट, क्योंकि फैरेड चार्ज बहुत ही बड़ा होता है। देन इसका अगर हम डायमेंशन फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे डायमेंशन फाइंड, Q इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, ये होता है चार्ज का वैल्यू करंट इनटू टाइम, और वो V क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज का वैल्यू वंस अगेन क्या होगा, चार्ज का वैल्यू वंस अगेन IT, तो ये IT ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन का डायमेंशन L2 M1 T माइनस 2, तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा L2 माइनस M1, ये माइनस, देन T माइनस ऊपर चला गया T4 एंड I2, ये होगा हमारा डायमेंशन, ये होगा डायमेंशन। ठीक है, माइनस L2 L माइनस 2 M माइनस 1 T4 I2, ये होगा हमारा डायमेंशन। I ले सकते हो या A भी ले सकते हो यहाँ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अब हम पहले लेते हैं प्लेट P1, प्लेट P1 लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने एक प्लेट P1 ले लिया, ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसके ऊपर हमने चार्ज रखे Q, इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है V। ठीक है, तो इसकी वजह से अब पोटेंशियल कितना बनेगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट C इज इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन 1। कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू, इसे हम क्या कहेंगे C1 इज इक्वल टू Q बाय V।
पहला केस समझ में आ गया, एक प्लेट ले लिया, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, कितने चार्ज रखे, क्यू चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, वी, तो C1 इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये क्या बन गया हमारा कैपेसिटेंस। अब सेकेंड केस में इसी प्लेट के सामने हम दूसरा प्लेट रखते हैं, इसी प्लेट के सामने, ये हमारा P1 प्लेट है, उसके सामने हम दूसरा प्लेट रखते हैं P2। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होगा, या जो नजदीक वाला सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो दूर वाला सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं, तो सारे पॉजिटिव चार्ज किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए, ठीक है। तो अब यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, तो यहां पोटेंशियल पहले क्या था हमारा V, और यहां पोटेंशियल कितना बना अब V1, यहां पोटेंशियल बना V1। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सो पोटेंशियल, अब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, और हमने चार्ज कितने रखे थे Q1, ये तो इंड्यूस चार्ज है, इसको हमने नहीं पुट किया, ये इंड्यूस चार्ज है। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल V माइनस V1, इक्वेशन 2। अब देखो, अब ये यहाँ क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 में कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू दोनों का कंपेयर करो, किसका वैल्यू ग्रेटर होगा, देखो डिनोमिनेटर V है, यहाँ V माइनस V1 है, तो ये वैल्यू कम हो रहा है, तो C2 का वैल्यू बढ़ेगा, देयरफॉर C2 इज ग्रेटर देन C1। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या दो प्लेट का यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल, दो पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ करते, इसे कहते हैं कैपेसिटर का ये सिंबल है, ठीक है। प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने स्टडी किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम कैपेसिटर को इस तरह से अरेंज करते हैं, C1 C2 C3, ये कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें वोल्टेज अप्लाई किया है V, और तीनों में वोल्टेज होगा V1 V2 V3, ठीक है। तो अब इसका अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाय V, एंड V इज इक्वल टू Q बाय C। तो यहां हम अप्लाई करते हैं तीनों कैपेसिटर के लिए, तो V1 का वैल्यू क्या होगा, Q बाय C1। देखो चार्ज, करंट तो चार्ज तीनों कैपेसिटर में सेम होंगे, यहाँ चार्ज Q आ गया तो यहाँ माइनस Q, देन यहाँ उसकी वजह से प्लस Q माइनस Q, तो चार्ज सेम होंगे, चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, कैपेसिटेंस अलग होगा, प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, और तीनों का मिला क्या होगा, Q बाय CS। अब Q कॉमन है तो कट हो जाएगा, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया। अगर n कैपेसिटर हो गए तो n कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/CN। अब सारे कैपेसिटर अगर इक्वल होंगे, सारे कैपेसिटर इक्वल होंगे, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। ऐसे कितने टाइम्स करना है हमें, ऐसे n टाइम्स हमें करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू n बाई C एंड CS इज इक्वल टू C बाय n। अगर सारे कैपेसिटर इक्वल होंगे तब ये केस है, अगर अनइक्वल होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, इस पे आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो पॉइंट के बीच में सारे कैपेसिटर अगर करेक्ट होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो यहाँ वोल्टेज भी अप्लाई किया तो वोल्टेज तीनों तरफ सेम, यहाँ चार्ज अलग अलग जाएंगे, चार्ज क्या जाएंगे अलग, Q1 Q2 एंड Q3 चार्ज जाएंगे, टोटल चार्ज Q होगा, ये होगा हमारा C1 C2 और C3। तो अब टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सेम फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू CV। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, C1V, V कॉमन है, तीनों के लिए V सेम है, प्लस C2V प्लस C3V, और यहाँ होगा CPV, V कॉमन, V कट जाएगा तो होगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सिमिलरली अगर n कैपेसिटर होंगे पैरेलल में तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, अप टू Cn, ठीक है, टू Cn। देन अगर सारे कैपेसिटर इक्वल होंगे तो सबका ऐड करोगे तो क्या होगा, C प्लस ली n टाइप ऑफ n टाइम्स C, ये होगा अगर सारे कैपेसिटर इक्वल होंगे। तो ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया। अगर इक्वल नहीं होंगे तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट एडिशन होगा, अगर इक्वल होंगे तो जितना नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब पहला विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, चार्ज डेंसिटी होगी प्लस Q, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हमने स्टडी किया। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है, कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, एक प्लेट की वजह से, ठीक है। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, प्लेट के लिए हमने फाइंड आउट किया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन पॉजिटिव प्लेट के लिए, प्लस सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नेगेटिव प्लेट के लिए। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है Q बाय A, तो ये आ गया E का वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1। अब अगर इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल है, वे पोटेंशियल कितना है V है, और दोनों सेपरेट D डिस्टेंस है, दोनों प्लेट में सेपरेशन कितना है D, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। इन दिस केस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट V by D, electric field is nothing but V by D, and V is equal to, and therefore V is equal to electric field into distance, electric field into distance, equation number 2. Then using capacitance is given by, capacitance C is equal to क्या होता है Q by V। अब V का फॉर्मूला हमारे पास है, V का फॉर्मूला क्या है Q E इंटू डी। अब E का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 से E का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा Q A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, तो Q कट हो गया एंड C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय डी। ये आ गया कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हम फाइंड आउट करते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, अब हम फाइंड करते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो विद डाइलेक्ट्रिक के लिए पहले ही हम सभी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते कि अब हमारे ये दो प्लेट है, एक अर्थ को कनेक्टेड है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट हमारा निगेटिवली चार्ज है, दोनों में सेपरेशन है D, दोनों में सेपरेशन है D, ठीक है। अब इनिशियली अगर मीडियम नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने कैपेसिटेंस कितना फाइंड किया, C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D, ये फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, क्या था
सिग्मा बाय इप्सिलॉन जीरो दैट इज क्यू ए इप्सिलॉन जीरो। ये हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस कितना है? टी। तो यहां आ जाएंगे निगेटिव चार्ज और यहां आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो अब इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E0, अब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस ई या E0 माइनस, अब यहां होगा चार्ज, पोलराइजिंग चार्ज आगे, ये हमारे सिग्मा है, यहाँ पॉजिटिव सिग्मा, यहाँ नेगेटिव सिग्मा। अब यहाँ पोलराइजिंग चार्ज आ गए तो ये होगा माइनस सिग्मा पी और यहाँ होगा प्लस सिग्मा पी। पोलराइजिंग चार्ज आ गए और पोलराइजिंग चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ईपी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ईपी। और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारा था E0, ये था E0। तो रिड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? रिड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस फॉर्मूला को याद रखना है, E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी, और इसी को लिखा जाता है E0 बाई के, E0 बाई के, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया इक्वेशन 1। डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है? E0 माइनस ईपी दैट इज E0 बाय के। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं? अब हम फाइंड आउट करते हैं दूसरा डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या था हमारा? पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सो V इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये यहाँ जो खाली गैप है, ये खाली गैप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। तो E0 कितने डिस्टेंस के लिए है? E0 डिस्टेंस के लिए D माइनस टी, डी में से T हटा दो तो ये होगा D माइनस टी इतने डिस्टेंस के लिए, प्लस अब T इतने डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दैट इज E इतना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। ये कितने डिस्टेंस के लिए? T इतने डिस्टेंस के लिए। कितने डिस्टेंस के लिए? T इतने डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? E0 D माइनस टी प्लस E0 बाई के टी। अब E0 कॉमन निकाल लो तो E0 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, नाउ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V। अब V का फॉर्मूला हमारे पास है Q, V का फॉर्मूला क्या है? E0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। फ्रॉम इक्वेशन 1 E0 का वैल्यू भी है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E0 का वैल्यू क्या है? Q A इप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q कट एंड देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा? A, फॉर्मूला क्या होगा हमारा? C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये आ गया कैपेसिटेंस, ये आ गया कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? अब अगर कैपेसिटेंस इस वैल्यू से स्टार्ट करते, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरीके से भरा है, मींस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T, D इज इक्वल टू हो जाएगा T। तो इस केस में क्या होगा? A इप्सिलॉन नॉट D माइनस डी प्लस डी बाई के, तो डी डी कट, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 के, ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई D, बट A इप्सिलॉन नॉट D इज नथिंग बट C0, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? C0 बाई के। ये भी एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू C0 बाय के। देन हम सीरीज और पैरेलल और 3 केसेस है जो हमने स्टडी किए हैं डिटेल में, वो आप देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ये समझ में आ गया?
पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है तो D इज इक्वल टू T होगा। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। कौन सा है? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। चलो, अब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एक कैपेसिटर ले लिया, उसको हमने बैटरी अटैच कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। अब ये जो कैपेसिटर C है, ये कैपेसिटर C है, ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। पहले इनिशियल इस पे चार्ज कितने थे? 0। इनिशियल चार्ज 0। फाइनल कितने चार्ज रह सकते हैं इसके ऊपर? फाइनल चार्ज इसके ऊपर रह सकते हैं कैपिटल Q। अब ये चार्जिंग हो रहा है, सो इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेज, तो चार्जिंग स्टार्ट हुआ, अब ये आ गया Q पे, और Q से ये चार्ज होगा अप टू Q। तो बीच का अब स्टेट लेते हैं, फॉर इंटरमीडिएट स्टेट कैपेसिटेंस कितना होगा? C इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर कितने चार्ज आ चुके हैं? स्मॉल q अपॉन V, स्मॉल q अपॉन V। ये समझ में आ गया। अब और एक चार्ज इसके ऊपर रखना है, और एक चार्ज इसके ऊपर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। दैट वर्क डन इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, V इंटू dq। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू dq। ये हो गया एक चार्ज के लिए। तो अब ऊपर वाला वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा? q बाई वी dq। देन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन मीन्स कहां से? 0 से q तक चार्ज करने के लिए टोटल वर्क डन क्या होगा? dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से स्टार्ट होगा? 0 टू q, 0 टू q, q बाई वी dq, q बाई वी dq। अब इसमें से कांस्टेंट क्या है? v, इसमें से कांस्टेंट v है, सो w से 1 अपॉन v बाहर, और q स्क्वायर बाय 2। अब वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू क्या होगा? q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ओके, 1 मिनट। हाँ, यहाँ हमने v का वैल्यू पुट करना है ना, हमें यहाँ क्या करना है? v का वैल्यू पुट। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? q बाई सी। क्या आएगा? q बाई सी। तो यहाँ हमें क्या पुट करना है? c। ठीक है, यहाँ हमने करेक्ट करना है, यहाँ हमें क्या पुट करना है? c। यहाँ हम पुट करेंगे c, q बाई सी। देन इंटीग्रेशन भी किसका लेंगे? q बाई सी। c कांस्टेंट है तो c बाहर आएगा। देन ये आंसर आएगा अपर लिमिट, q पुट किया, लोअर लिमिट तो 0 है, तो q स्क्वायर बाई 2c। ये आंसर हमारा वर्क डन का आएगा। एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी। देयरफॉर एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा? q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। अब हमें पता है नाउ C इज इक्वल टू q बाई v, C इज इक्वल टू q बाई v। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर U इज इक्वल टू q स्क्वायर टू q बाई v, q कट हो गया, बचा क्या? 1 बाई 2 qv। ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ एक बार हमने इसमें, अब इस फॉर्मूला में हमने एक बार क्या पुट किया? C इज इक्वल टू, नाउ Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो इसमें पुट करते U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। तो C कट हो गया, तो हाफ CV स्क्वायर। तो अब हमारे पास तीन फॉर्मूले, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ QV एंड हाफ CV स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं, इन तीनों में से आपको कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन लास्ट हमारा टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। कौन सा है? वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर कैसे बनता है? इसमें देखो, दो पुली होते हैं, पुली P1 एंड P2, उसके ऊपर इंसुलेटिंग बेल्ट होता है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग बेल्ट होता है, इंसुलेटिंग बेल्ट BB, ये बेल्ट होता है। ठीक है, अब इस बेल्ट के ऊपर ये
P1 और ये P2। P1 मोटर को कनेक्ट कर रहता है तो ये घूमता है, उसकी वजह से बेल्ट भी क्या होता है, बेल्ट घूमना स्टार्ट करता है, बेल्ट भी हमारा घूमता है मोटर की वजह से। अब इस पे चार्ज स्प्रिंकल करने के लिए यहां होता है एक ब्रश, ठीक है। ये ब्रश हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है। ये क्या करता है, चार्ज को स्प्रिंकल करता है। ये चार्ज क्या होते हैं, बेल्ट से ऊपर जाते हैं और यहाँ होता है कलेक्टिंग ब्रश। क्या होता है, कलेक्टिंग ब्रश। ये कोम लाइक स्ट्रक्चर का होता है, वायर ब्रश आता है पॉइंटेड। ये क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा किसको, चार्ज को कलेक्ट करेगा और ये कहाँ रखेगा, डोम शेप कलेक्टर पे। ये सारे चार्ज इस डोम शेप पे आ जाएंगे। ये डोम पे आ गए, तो जैसे जैसे डोम चार्ज को कलेक्ट करेगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब जैसे ही चार्ज आ रहे, ये लीकेज ना हो, ये लीकेज ना हो, इसलिए इसको एक और चेंबर में रखते हैं, मेटल चेंबर में। इसको और एक मेटल चेंबर में हम रखते हैं और इसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, एस इसे कहते हैं, इसको कहते हैं डोम डी। और ये इसमें नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर से भरा जाता है ताकि चार्ज लीक ना हो। देन इस चार्ज से जो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब में। इसको हम इंट्रोड्यूस किस में करते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब में। और यहाँ होता है हमारा आयन सोर्स, यहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं आयन सोर्स। ये आयन सोर्स इस पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेट होता है और जिस टारगेट में बम्बार्ड करना है वहां हम बम्बार्ड करते हैं। तो चार्ज स्प्रिंकल होने के लिए यहाँ हमने एक मेटल प्लेट भी अप्लाई किया है, एक मेटल प्लेट भी कनेक्ट करते हैं इसको, एंड देन ये निगेटिव पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्मॉल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है इसको समझाने के लिए, वैन डी ग्राफ जनरेटर के लिए। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, पहले तो ये कोरोना पॉइंटेड वाला जो ब्रश है उससे चार्ज स्प्रिंकल करता है, वो डोम पे इक्वली स्प्रेड अप करता है और उससे पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका प्रिंसिपल है। ये किसके लिए यूज होता है, हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। हाई पोटेंशियल जनरेट कैसे किया जाता है, हाई वोल्टेज जो भी ब्रश होता है ये स्प्रिंकल करता है पॉजिटिव चार्ज को बेल्ट पे। बेल्ट किससे बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, रबर जैसा इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, जिसके ऊपर ये चार्ज रहते हैं। ये घूमता रहता है पुली के ऊपर, P1 एंड P2 के ऊपर। जैसे ही ये चार्ज ऊपर चले जाएंगे, कलेक्टर ब्रश उसको क्या कर लेगा, कलेक्टर ब्रश उसको कलेक्ट कर लेगा और ये सारे के सारे चार्ज डोम पे इक्वली स्प्रेड अप होना स्टार्ट कर देंगे। इक्वल, जितने चार्ज बढ़ेंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतना पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे ये नजदीक आएंगे तो ये लीक हो सकते हैं। ये लीक ना हो इसलिए इसको और एक स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में रखा जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को इंसुलेशन के लिए भी भरा जाता है और ये चार्ज लीक ना हो इसके लिए भी भरा जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चार्ज कलेक्ट होंगे यहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल का यूज हम किसके लिए होंगे, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है इसका, ओके। इसके यूजेस आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ हमारा जो पूरा चैप्टर है इसका वन शॉट फिनिश होता है, ओके। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन समझा है, इसके डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है। अभी हमने शॉर्ट में, वन शॉट में इसको समझाया है कि एक साथ सारे डेरिवेशन कैसे लिंक अप करते हैं। तो इसके डिटेल लेक्चर भी है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, गिरी ट्यूटोरियल पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो डिटेल सीखना है तो उसको भी सब्सक्राइब करो, और वन शॉट में क्या क्या हुआ है रिवाइज करना है स्टडी करने के बाद, तो इस वीडियो को आप रेफर करो, ठीक है। तो यहाँ हम स्टॉप होते हैं, थैंक यू।